के अंदर बताया था कि हम कैसे स्टार्ट करते हैं, WNOIFC, ठीक है। W हमने बोला था वर्किंग नोट को। आज मैं आपको वर्किंग नोट सिखाऊंगा। ये बंद कर दो दरवाजा ना, बहुत शोर आ रहा है बाहर से। जैसिका तेरा पहुंचेगा हाथ? मेरा पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, ट्राई बस थोड़ा सा और। वर्किंग नोट के दो फॉर्मेट होते हैं। एक आप क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के बाद बनाओ लास्ट में, मतलब बनेगा सबसे पहले लेकिन आप जगह छोड़ दो। पूरा 1.5 पेज की कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, 1.5 पेज छोड़ के, मतलब ये पेज छोड़ दिया, ये पेज छोड़ दिया आधा, लास्ट में वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट के बाद एडजस्टमेंट्स आती है, मतलब 2.5-3 पेज कैश फ्लो स्टेटमेंट ले जाता है, ठीक है। एक तरीका ये होता है कि आप वर्किंग नोट कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही बना लो, वो भी मेथड होता है। तो दोनों मेथड सही है, गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है। अभी फिलहाल मैं वर्किंग नोट सिखाता हूँ कि वो कहाँ बनेगा, वो अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, अकॉर्डिंगली वो बाद में देखते हैं। वर्किंग नोट का एक आपको फॉर्मेट दे रहा हूँ। अच्छा, पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए ना आपको मैं एक चीज बताता हूँ। कोई भी एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन उठाओ, ऐसे पेज पलटो, रैंडमली क्वेश्चन देख लो होता क्या कैश फ्लो अनसॉल्व्ड, ये वाले क्वेश्चंस। ऐसे आपको 2 साल दिए होंगे, एक होगा प्रीवियस ईयर और एक होगा करंट ईयर। देखो चेक करो, है ना। ये चीज हमने कहाँ पे की थी, कंपैरेटिव और कॉमन सेंस, वो करने के बाद ये समझ आ जाएगा, ठीक है। उसमें हमने कुछ सब्ट्रैक्ट किया था, माइनस। इसमें कई चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कई चीजों का प्रीवियस ईयर भी लेते हैं, कई चीजों का करंट ईयर भी दोनों लेते हैं। वो सब मैं याद करवा दूंगा आपको फिलहाल, ठीक है। तो इस फॉर्म में कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट जो गिवन होगी, आपको एक क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होती है, चेक करो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है, अनसॉल्व कोई भी चेक करो। बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स भी लिखे हुए हैं। तो देखना कैसे है, फॉर एग्जांपल कोई भी बैलेंस शीट निकालोगे, अब किसी बैलेंस शीट में आगे नोट नंबर के आगे कुछ नंबर्स लिखे हैं, तो वो वाली आइटम जिसके आगे नंबर लिखा होगा ना, वो वहां से नहीं देखनी, नीचे उसके नोट नंबर से वो आइटम उठानी है। जिस आइटम के आगे नोट नंबर आ गया, वो आइटम वहां से ना उठा के नीचे से उठानी है। बात पकड़ में आ गई। और हम जब शेयर्स में बैलेंस शीट बनाते थे, हम नंबर डालते थे कि शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल नीचे उसका नंबर डाल के शेयर होल्डर फंड में, रिजर्व सरप्लस का 2 नंबर डाल के शेयर होल्डर फंड में 2 नंबर डालते थे। वही काम हमने, जिसके आगे नंबर नहीं है वो देख लो ऊपर से, जिसके आगे नंबर है वो नंबर सेम टू सेम नंबर नीचे से उठाना है आपने, वो नंबर नीचे से लेने हैं, जो आइटम्स देनी है, जो अमाउंट लेना है वो नीचे से लेना है। एक तो ये रूल हो गया पढ़ने का। रीजन है क्यों जिनका अमाउंट तो सेम है सारे? नहीं, कई बार क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस एक हेडिंग है, नंबर उसका बी डालते हैं, बी को नंबर 2 डाला होगा, उसमें 4 रिजर्व से 4 डाल देंगे इकट्ठे, आपको कौन सा रिजर्व चाहिए वो नीचे लिख दिया जाएगा। अभी पढ़ने को आ जाए, बाई चांस जो क्वेश्चन आप देख रहे हो उसमें सेम है, कई बार अलग अलग भी होंगे, 2 या 3 आइटम्स भी होंगी। फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल है, ऊपर एक ही लिखा होगा शेयर कैपिटल, नीचे आएगा 1 नंबर शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ये, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ये। तो आपको कौन सा लेना है उसके अकॉर्डिंगली आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल मतलब 2 साल आपको दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एक चीज गिवन होगी, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जैसा लिख रहा हूं वैसा ही लिखेंगे सब। नेट प्रॉफिट बिफोर लिखना शुरू कर दो, वर्किंग नोट का फॉर्मेट है, इसके ऊपर हेडिंग डाल दो, वी आर डूइंग दिस वर्किंग नोट। अब वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये हेडिंग है जी, ये हेडिंग है, ये निकालना है आपको। आपने जब बैलेंस शीट बनाई होगी, बैलेंस शीट बनाने से पहले आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा, जो कॉमन साइज बनाया था, उसका जो लास्ट आइटम निकलता है दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। होगा कि नहीं होगा? आपको क्वेश्चन में वो गिवन होगा। और वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक आप कैसे पहुंचे थे? पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता था बेसिकली, इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें क्या माइनस करते थे?
इंटरेस्ट, फिर उसका जो आंसर है उस पे क्या माइनस करते थे, टैक्स, एंड यू गेट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये आपको गिवन होगा और आपको ये निकालना है। तो ऊपर जाने के लिए ये भी प्लस करोगे, ये भी प्लस करोगे, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वापस से बात पकड़ में आ गई। ऐसे में रेशियो के अंदर भी किया था कई जगह पे, रेशियो का फॉर्मूला था, फॉर्मूला वही चलेगा। हमने टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देने से पहले जो हमारी कंपनी का रियल प्रॉफिट था वो चाहिए मेरे को क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए कैश फ्लो का। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, सबसे पहले हम यहां पे लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, एक आंसर निकलेगा। आपको दो वो दिए होंगे, क्या कहते हैं, प्रॉफिट दिए होंगे। एक मिनट रुको जरा, सरप्लस, ठीक है, 2 साल होंगे, इस साल का क्लोजिंग बैलेंस, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस का आंसर आप यहां लिख दोगे। अब ये बैलेंस किसका होगा, या तो ये प्रॉफिट लिखा होगा वर्ड, ज्यादातर वर्ड लिखा होता है सरप्लस। तो सरप्लस भी एक ही बात होती है। और ये कहां मिलेगा आपको, रिजर्व एंड सरप्लस के नोट्स टू अकाउंट के अंदर। कहां मिलेगा ये, रिजर्व एंड सरप्लस के नोट। तो क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस करेंगे और यहाँ पे एक अमाउंट डालेंगे वर्किंग नोट के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। ये माइनस में भी आ सकता है फिर तो। हाँ बिल्कुल आ सकता है, अगर लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली माइनस में आ जाएगा, लेकिन करना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है। और क्या उठाना है, प्रॉफिट तो छोड़ ही दो तुम, सरप्लस ही होगा ज्यादातर। और सरप्लस कहाँ मिलेगा आपको, रिजर्व एंड सरप्लस में। इसमें अब कुछ चीजें ऐड करनी है वो इकट्ठी लिखते हैं, और कुछ चीजें लेस करनी है वो इकट्ठी लिखते हैं। हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं, दो मेथड्स होते हैं, कई टीचर्स और कई ट्यूटर्स ऐसे करते हैं कि आप पूरी कैश फ्लो का जो क्वेश्चन बैलेंस शीट होगी ना, वो पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो और वो क्वेश्चन के अंदर ही आई लिख दो, डब्ल्यू लिख दो, एन लिख दो, एफ लिख दो, ऐसे लिख दो, पहले पूरा लिख दो, फिर उसको कैश फ्लो में डालते हो। पहले डब्ल्यू में डाल दो, फिर एन में डाल दो, फिर ओ में, फिर आई में, फिर एफ सी में। ठीक है, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन एक ही बार पढ़ा जाए। मैं क्या करता हूँ, पहले एक फॉर्मेट पूरा बना दूंगा सबका, खुला खुला बना दूंगा, फिर जैसे से जो जगह मिल रही है मैं डालता रहूंगा साथ साथ, ताकि दोबारा ना पढ़ना पड़े। ठीक है ना, उससे क्या होगा, एक्स्ट्रा जगह पहले से फालतू लेके चलो, आइडिया लग ही जाता है कितनी जगह चाहिए हमारे को, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता। दोनों मेथड ठीक है, लेकिन टाइम वेस्ट होता है दो बार पढ़ने में। इसमें ऐड क्या करना है, फाइनल या प्रपोज्ड डिविडेंड, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। फाइनल या क्वेश्चन में गिवन होगा या एडजस्टमेंट में गिवन होगा। फाइनल या प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, ठीक है, वो ऐड हो जाएगा इधर। फिर अगर इंटरिम डिविडेंड है, साल के बीच में जो डिविडेंड बांटा जाता ना, दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड, वो भी ऐड करना है। पेड, बार बार कह रहा हूं पेड। प्रॉफिट जो हमने खर्चा किया था, पे किए थे, उससे प्रॉफिट बढ़ा था कि कम हुआ था, कम हुआ था। अब उसको दोबारा से ऐड कर रहे हैं तो प्रॉफिट वापस लेके जा रहे हैं। प्रॉफिट पहले क्या था ओरिजिनल, ये सारा डिविडेंड फैक्ट्री के बाहर चला गया, ये सब कुछ दिया ना, दोबारा से जब उस टाइम लेस किया था कि नहीं, प्रॉफिट निकाल, अब वापस से ऐड करके ओरिजिनल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कंपनी का कैश प्रॉफिट कितना हुआ था। फिर रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, रिजर्व्स यहाँ पे डाल देंगे हम सारे, जितने रिजर्व्स होंगे सारे, सरप्लस वहां पे ऐड हो गया, सारे रिजर्व्स को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी एडजस्टमेंट भी आती है, दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स, इसके एडजस्टमेंट भी लिखवा दूंगा अलग से। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सब कुछ पे किया होगा हमने, टैक्स भी पे किया होगा, वगैरह वगैरह पे किया होगा। अब लेस क्या करते हैं, अगर टैक्स पे किया है तो यहाँ पे आ गया, और अगर टैक्स का रिफंड भी तो मिलता है कई बार हमको इनकम टैक्स से, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, और दो ही चीजें यूटिलाइज होती है, इनकम टैक्स का रिफंड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। लेकिन ये कौन सी वाली होंगी, रिसीव्ड, जो मिली होंगी, और ये कौन सी होंगी, जो पेड होंगी।
यहाँ पे सबका या तो सबको इनर कॉलम में लिख लो इकट्ठा करके, मान लो आपने 2 कॉलम्स बना रखे, फाइनल कॉलम है, इसका अमाउंट यहाँ पे, इसका अमाउंट यहाँ पे, इकट्ठा करके एक यहाँ डाल दिया और इसको इकट्ठा करके यहाँ पे डाल दिया और ब्रैकेट लगा दिया कि ये माइनस होगा। यहाँ जो आपका आंसर आ रहा है ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हेडिंग है ना, हेडिंग वाली चीज नीचे आती है। ये जो आंसर आता है ये सेम टू सेम उठ के कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेडिंग स्टार्टिंग में जाता है। ये अमाउंट कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है, फर्स्ट पॉइंट बनता है, तभी ये वर्किंग नोट है। इसको नोट करिए, 2 या 1 क्लास जितनी लगेंगी खाली इस पे काम करेंगे। जो ऐड की सेकंड हेडिंग है वो उसका क्या मतलब है? इंटरिम डिविडेंड के साल के बीच में कई बार डिविडेंड दे देते हैं, ठीक है। इसका वैसे और मतलब भी है लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना बहुत है। इंटरिम डिविडेंड आपको अलग से दिया जाएगा। और अभी आपको मैं बुक में कुछ मार्क कराऊंगा कि व्हाट आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बहुत धीरे धीरे चैप्टर बढ़ेगा। तो सारे क्वेश्चन किए थे तो छोड़े नहीं है तो कल कह रही बहुत बढ़िया होगा। और जो पहला वो 4 चैप्टर की थ्योरी है और सारे हॉट्स है। वो मैंने मैसेज भेजा था, पढ़ के आना। उसमें लिख सकते हैं और एक मैंने स्पेशल बोला था वो पढ़ के आना। नोट करो आप लोग। सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सा है? थ्योरी है। आप लोग का वो जो काम दिया था हो गया इनकम डाउट्स क्लास के बाद? मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चन में नहीं, जनरल चीजों में डाउट है क्लास के बाद। आज आपको जो काम दूंगा वो कल तक करके आओ। तो कॉमन सेंस वो जो भी चैप्टर था इससे पहले वाला नहीं, बुक में मंथली है ये रहा 5.14 न्यू बुक में सबसे नीचे लिखेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है ये है क्या? अगर एक्सपेंस होगा तो ऐड करेंगे, इनकम होगी तो लेस करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देखिए वो आइटम्स वो एक्सपेंसेस अराइज फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शन दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी। हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अलावा जो बाहर से कोई काम हुआ हमारा उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब फॉर एग्जांपल कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, सीओई। आप तो आजकल इनकम मेथड करके आए हो, वही है, लेकिन अंडर क्या? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये पेंशन होती है। ये जो पे कर रहे हो क्या ये सैलरी है? ये हर साल देनी है? ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कभी कोई बंदा रिटायर हो गया उसने पैसे मांग लिए। ट्रांसफर पेमेंट नहीं, सैलरी नो, ये उसी की सैलरी का पार्ट पहले कट चुका है। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये कंपनी पे करती है कि लेती है? तो ये क्या करेंगे? ऐड। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 2 जगह आते हैं, यहाँ पे ऐड हो गया और ऑपरेटिंग के अंदर भी आ जाएंगे। देखो फिर क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, फायर, वॉल्केनिक इरप्शन, फ्लड, इसकी वजह से कोई एसेट खराब हो गया तो हम इंश्योरेंस कंपनी को बोलेंगे और इंश्योरेंस कंपनी क्या कर देगी? क्लेम दे देगी। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है मेरे पास। जो पैसा आया कि गया? आया ना। अब वो आया, वो एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखेंगे वो रिसीव्ड में। फिर पेमेंट ऑफ बाय बैक ऑफ शेयर, शेयर का बाय बैक का पेमेंट हम हाँ वो हम सब ट्रैक कर देंगे। आगे बढ़े। नहीं ऐड हुआ पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर, हाँ पेमेंट है, पे किया ना, हाँ पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ शेयर। अब एग्जाम्पल इसके बाद आपकी मेरी बुक में एग्जाम्पल 14, आपकी बुक में कौन सा है? 15 विदाउट एडजस्टमेंट वाला करना है मेरे को। पता नहीं, देख लो एडजस्टमेंट तो नहीं रखी कोई नीचे? dividend proposed for the year 3 lakh and 3.5 lakh। कोई बात।
एक मिनट रुको। और अगली एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है एडिशनल, यस, उसके में एक ये बना हुआ है, देखो एक टेबल ये वाला देखो, सरप्लस हाँ ये वाला करते हैं, 17, हाँ ये वाला करते हैं, ओके। ये विदाउट एडजस्टमेंट है ना, ये करते हैं। ये तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करें, है क्या चीज? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे। हाँ तो स्टार्टिंग इसी में कर दें, फॉर्मेट तो बना ही हुआ है। वर्किंग नोट सबसे पहले सरप्लस दिया है, एक ओपनिंग दिया है और एक क्लोजिंग। देखो अगर क्लोजिंग करंट ईयर होता है, बाद वाला साल ओपनिंग प्रीवियस ईयर होता है, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। देखो क्लोजिंग कितना है, 5,40,000 माइनस, लेकिन 2 लाख ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ग्राफ में रख दे। तो आंसर कितना आया? ये काम आप यहां करना चाहो, यहां पे ब्रैकेट में करना चाहो, मार्क्स नहीं करते। कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, सब सही होते हैं, बचरते आंसर सही आए। पर आप एक ही मेथड फॉलो करोगे, बार बार चेंज नहीं करोगे बुक को देख देख के, ठीक है ना। 7,40,000 आगे आगे प्रपोज डिविडेंड फॉर, ऐड करेंगे, 2 साल का दे रखा है, कौन सा दिया रखा है? एक पिछले साल का, एक इस साल का। हाँ तो ये एक एडजस्टमेंट है, ये आपको पढ़ाई नहीं गई ना। माइनस प्रीवियस ईयर, आप प्रीवियस ईयर का लेंगे और वो वर्किंग नोट में ऐड करेंगे, कितने का यहाँ पे लिख लो, हमेशा प्रीवियस ईयर का लेना है, हमेशा हमेशा हमेशा। इंटरिम नहीं बोल रहा मैं, कौन सा बोल रहा हूँ, प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन सा साल का लेते हैं, प्रीवियस ईयर का। कितना है प्रीवियस ईयर का? 2,10,000। मैं इनर कॉलम में लिखना चाहूँ मेरी मर्जी, मैं आउटर कॉलम में लिखना चाहूँ मेरी मर्जी। प्रीवियस ईयर का लिख दिया, फॉर्मेट में लिख दिया प्रीवियस ईयर, ऑलवेज प्रीवियस ईयर, ये 2 जगह जाता है, वो बाद में एडजस्टमेंट में करा दूंगा। प्रपोज डिविडेंड वर्ड जब भी आ जाए हमेशा प्रीवियस ईयर का लेते हैं, करंट ईयर का इग्नोर होता है। क्यों? प्रपोज का मतलब कि हमने प्रपोजल दे दिया कि इस साल हम कितना डिविडेंड बांटेंगे, तो जो पिछले साल प्रपोजल दिया था वो इस साल मिला होगा या दिया होगा, और जो इस साल का करंट ईयर का प्रपोजल है वो कब देंगे, अगले साल। तो हम इस साल की बना रहे हैं, इस साल में पिछले साल का दिया होगा तो पिछले साल का ले लिया, पेड। बात पकड़ में आ रही है क्यों? और करंट ईयर का इस करंट ईयर में फर्क है, हमको कैश फ्लो इस साल की बनानी है, तो इस साल का डिविडेंड इस साल की नेट प्रॉफिट में माइनस हुआ ही नहीं होगा, अगले साल की नेट प्रॉफिट में माइनस होगा, अगले साल में ऐड कर देंगे। पिछले साल का डिविडेंड इस साल के प्रॉफिट में माइनस हुआ होगा, जब दिया होगा तो ऐड करके उसको ठीक कर लेंगे। इसलिए ऑब्वियसली हमेशा क्या होता है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, आगे ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब रिजर्व्स के लिए क्या लिखा है जी, यहाँ पे रिजर्व को ऐड किया जाएगा, ये रहा 1,50,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स में क्या था जी, ऐड करेंगे 2,30,000। क्लियर हो गया? कुछ लेस की आइटम तो दी नहीं हुई, क्वेश्चन खत्म ही हो गया, और लेस में कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ ऐड करें, कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है। बुक में सॉल्यूशन चेक करो, बुक में सॉल्यूशन चेक करो, उन्होंने सब कुछ इनर कॉलम में ऐड करके आउटर में डाला है, मैंने आउटर में इकट्ठा ही कर दिया, ये हमारी मर्जी होती है, इसमें कोई वो नहीं है। अभी देखो, अभी तो ये छोटा सा पार्ट है, ये तो बस 1/4 भी नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये 1/8 या 1/7 मान लो, ठीक है, तो अभी तो बहुत बड़ी कैश फ्लो बाकी है, तो ये आपको बस सिखाया जाएगा। अगली इलस्ट्रेशन क्या कह रही है, पूछो जी। पहले इसके नीचे एक नोट लिखा है, इसके नीचे एक नोट, सॉल्यूशन के नीचे नोट लिखा है प्रपोज डिविडेंड के बारे में, जो मैंने बात बोली, एक बार रीड आउट कर लो, इसको अंडरलाइन भी कर लो। फर्स्ट डाउट ये है कि अगर आए प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, इसमें करंट ईयर दिया, इसमें भी कुछ प्रीवियस ईयर करंट ईयर का ही। हाँ, जब कुछ नहीं दिया तो हम वो लेते हैं, ठीक है। बाकी अभी ये एडजस्टमेंट है, पूरी मार्क कराऊंगा। और दूसरी बात, ये ना 2 वर्ड्स है, टैक्स पेड और एक टैक्स मेड। यहाँ जो आता है ना, ये प्रोविजन आता है, इसको हम बोलते हैं टैक्स मेड। लिख लो अपने उसमें जो अपने फॉर्मेट बनाया ना, इसको प्रोविजन को क्या बोलते हैं,
टैक्स मेड या टैक्स प्रोवाइडेड। प्रोविजन का मतलब प्रोवाइड, पेड मतलब एक्चुअली कितना पे हुआ है, वो यहाँ नहीं आता, ऑपरेटिंग में आता है। कंप्लीट होगा हमेशा, जरूरी थोड़ी है। ये है कि जैसे यहाँ तो प्रोविजन की बात, अगर कोई नॉर्मल टैक्स की बात कर ले, कोई भी इनकम टैक्स सारे टैक्स एक ही टैक्स होगा यहाँ पे। हाँ, टैक्स मेड ऐड ही होगा। ठीक है जी। अगला एग्जाम्पल करें, आप लोग अपने अपने कॉपीज में करेंगे ये तो हमें आराम से। इनकम टैक्स है। पहले आप एक छोटी सी बात करेंगे। हाँ बेटा सुन सुन सुन, ये भी इनकम टैक्स ही है, बुक वाला ने मेरा कॉपी करा है, ये भी इनकम टैक्स है। ठीक है, आगे आ जाओ। टीएस गेवा को बुला के उसके ऊपर कॉपीराइट क्या भी होता है जो मैंने आपको बताया यहाँ पे टैक्स मेड आ रहा है कि पेड। मेड मतलब प्रोवाइड। आपको क्वेश्चन में दो बातें हैं, एक है प्रोविजन मतलब मेड और एक है पेड। पेड तो मैंने कहीं नहीं लिखा, तो पेड यहाँ पे नहीं आएगा। पेड की जगह जोन सी है ऑपरेटिंग में, वो जब आएगा तब बताऊंगा। क्लियर हो गया जैस्मिन? इग्नोर करना है, इग्नोर नहीं करना, इसको वहां पे ऑपरेटिंग में लेना है, ये ओ की आइटम है। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने मेड बताया है, मेड मतलब प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन। अगर टैक्स पेड है तो वो नहीं आएगा अगली चीज। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने स्पेशल मेड लिखवाया है, प्रोविजन और मेड एक ही बात है। पेड मैंने लिखवाया नहीं तो आएगा भी नहीं। जिसका ये हो जाएगा वो लाइफ में और क्वेश्चन में आगे बढ़ेगा। 7,24,000। उसको ऐड भी तो करेंगे मैडम, ऐड नहीं करेंगे, उसके बाद डांस करेंगे। 11,22,000, 11,96,96 कैसे? मैं यार आज लेट हो गई। बढ़िया, ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है कि मैं मिटा रहा हूँ। एक इलस्ट्रेशन मैंने करी है, एक आपने करी है, इसके बाद एक फिर से मैं करूंगा। मेरी बुक में 18 है, आपकी बुक में कौन सी है? उसमें बैलेंस शीट दी है, वो कौन सा है? 8 लाख 8 लाख है, 19। इलस्ट्रेशन नंबर इसके बाद करेंगे। पहले आप 18 फिनिश कर लो सब लोग, फिर 19 पे आते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ। बानी तब तक डाउट पूछ ले मेरे से। क्या 19 सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे कि हमारे वर्किंग नोट की आइटम्स कौन सी है। सिर्फ हमको वर्किंग नोट बनाने के लिए बोला गया है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ते तो कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। मतलब ये क्या ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है विदाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट? आता है, आएगा। मतलब या तो बड़े बड़ा पूरा कैश फ्लो आ जाएगा, दुआ करोगे छोटे क्वेश्चन ही आ जाए, फुल कैश फ्लो आए ही ना। छोटे क्वेश्चनों के आंसर छोटे फॉर्मेट में निकल आते हैं। इन्हीं 6 फॉर्मेट्स को मिला के पूरी कैश फ्लो बन जाती है। ठीक है जी। सबसे पहले आइटम क्या है, एक मिनट, क्यूबिक। बेटा मैंने तो कल भी मना किया था यहाँ से नहीं पढ़ना। नहीं, ये मैंने कर चुकी है। ठीक है, अ क्यूबिक हैविंग क्यूबॉइड हैविंग सरफेस एरिया ऑफ इतने एडजेसेंट फेसेस ए बी सी हैज द वॉल्यूम। हाँ तो ठीक है, लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है, हाइट पता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L into B into H, A into B into C। बस रूट में क्यों आंसर वो पूछ रही हूँ। मैंने 2 रूट बनाए थे। गलत है इनका आंसर। तो ABC होगा ना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4। वेट, सबसे पहली आइटम क्या है? शेयर कैपिटल। क्या इसमें आती है? नहीं, कहाँ आती है? बुक में लिखो कहाँ आती है। F लिखो, F बुक में लिखो, F। शेयर कैपिटल कहाँ आती है? लेकिन शेयर कैपिटल के साथ में नंबर लिखा है तो यहाँ से क्रॉस मार दो, यहाँ से क्रॉस मार दो। कहाँ से देखेंगे? 1 नंबर में जाओ, वहां देखो शेयर कैपिटल की 2 आइटम दे रखी है, 8 लाख के बदले 5 लाख 3 लाख, ये दोनों उठाएंगे, अलग अलग उठाएंगे। तो इसमें यहाँ लिखेंगे F और F। जब हम कैश में बुलाएंगे हम फाइनेंसिंग के लिए यहाँ से उठाएंगे। सेकेंड आइटम रिजर्व, फिर से क्रॉस मार दो, क्रॉस मार दो, यहाँ पे क्रॉस मार दो। फिर जाओ वर्किंग नोट में, वहां पे कितने तरह के रिजर्व्स मिले? दो तरह के। सबसे पहले क्या मिला? सरप्लस ऑफ बैलेंस शीट। वो तो हम ओपनिंग माइनस, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग का साल कौन सा है? 1,70,000 माइनस 1,10,000 ओपनिंग। बेटा क्लोजिंग करंट ईयर होता है, चेक करो। क्लोजिंग तो पिछला ईयर नहीं होता। इस साल का क्लोजिंग पिछले साल का प्रीवियस ओपनिंग होता है। इस साल देख 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 31 मार्च इस साल का, जो पिछले साल का 31 मार्च है वो इस साल का 1 अप्रैल हुआ ओपनिंग। इस साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग। डेट कौन सी डली है? 31
ठीक है समझ। आपको करंट जो बाद वाला साल है वो क्लोजिंग होता है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको क्यों क्लोजिंग और ओपनिंग है, ठीक है। तो 1,70,000 माइनस वो कर देंगे, कितना आंसर आ रहा है 60,000 मेरा क्या है सरप्लस। इन्होंने सॉल्यूशन में चेक कर सकते हो, ब्रैकेट में दिया हुआ है, आप ब्रैकेट की जगह पे वैसे भी लिख सकते हो। अब बाकी के रिजर्व्स भी चेक कर ले, दोनों रिजर्व्स को उठा लेते हैं, कितना जनरल रिजर्व कितना है 2,75,000 माइनस 2,10,000, डिफरेंस उठाओ उनका, यहां पे लिखोगे जनरल रिजर्व कितना है, ये 2,75,000 माइनस रिजर्व्स में क्या उठाया हमने, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस, क्योंकि सरप्लस में क्या उठाया था डिफरेंस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग सारे, कितना आंसर आ रहा है इसका। फिर दूसरा रिजर्व कौन सा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, चेक करो जी कितना है 2.5 लाख माइनस कितना हो गया 50,000। फिर रिजर्व्स का आइटम खत्म, वापिस से पेज पलट के बैलेंस शीट पे पहुंचेंगे। नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पे आती है नहीं, किस में आती है एफ में, इसमें कोई नंबर है तो यही एफ लिख दो, जहां नंबर होगा वहां क्रॉस लिख देना, जहां नंबर नहीं है वहां एफ आई जो भी होगा। फिर करंट लायबिलिटी कहाँ आती है, पहला क्या है ट्रेड पेबल, कहाँ आएगा ओ लिखो। अदर करंट लायबिलिटी कहाँ आएंगी ओ। शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ आएंगी इसमें क्यों, प्रोविजंस तो आती, प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कहाँ आएंगी ओ में, ठीक है जी। आगे बढ़े, एसेट्स में फिक्स एसेट कहाँ डालेंगे, अब देखो एक बात रह गई, शॉर्ट टर्म प्रोविजन दोबारा देखो, वो ना मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है, लिखा हुआ है नहीं चल रहा है फोन, बंद हो गया ना।